कृषि दर्शन के इस प्रातःकालीन संस्करण में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन हम आपको दिखाते हैं बागवानी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रम। और जब बागवानी की बात आती है तो आप लोग भी सोचते हैं कि विविधीकरण की बात होगी। निश्चित तौर पर हम ये चर्चाएं आपसे करेंगे, लेकिन आज की शुरुआत करते हैं एक पहेली से। पहेली है, कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। जरा खोजिए तो सही इसका उत्तर। मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलूंगा। फिलहाल हम और आप देखते हैं खबरें खेती की। खरीफ सीजन 2015 में बीजों की कोई कमी नहीं। खाद्य राज्य मंत्री ने कहा, खाद्य सब्सिडी में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं। दालों की खेती को बढ़ावा देने के प्रयास हुए तेज। और पूसा कृषि विज्ञान मेला 2015 इस साल 10 से 12 मार्च तक। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं गजेंद्र राठी। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने खरीफ सीजन 2015 में बीजों की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज आसानी से मिल सके। मंत्रालय ने कहा है कि खरीफ सीजन 2015 में बीजों की कोई कमी नहीं है। किसान भाइयों, खेती बाड़ी पर विशेष ध्यान देने वाली केंद्र सरकार ने किसानों के हितों में निर्णय कर खरीफ सीजन 2015 में बीजों की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज आसानी से मिल सकें। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार खरीफ सीजन 2015 में लगभग 137.27 लाख क्विंटल बीजों की आवश्यकता है, जबकि 140.69 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा है कि खरीफ सीजन 2015 में बीजों की कोई कमी नहीं है। सोयाबीन बीजों को छोड़कर किसी और बीज की कोई किल्लत नहीं है। मंत्रालय ने सभी राज्यों से आग्रह किया है कि वे बीज एवं रोपण सामग्री पर प्रस्तुति के तहत मिलने वाली केंद्रीय सहायता का अधिकतम लाभ उठाएं। राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीजों का ही प्रयोग करें। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पूरे देश में लागू करने के प्रति पूरी तरह से गंभीर है। इसके लिए खाद्य सब्सिडी में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री राव साहेब पाटिल दानवे ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 5 जुलाई 2013 से ही प्रभावी हो गया है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पूरे देश में लागू करने के प्रति पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने कहा कि नए अधिनियम व पहले से चल रही व्यवस्था के तहत खाद्यान्न वितरण की सब्सिडी व्यय को बजटीय प्रावधानों से मिलने वाली खाद्य सब्सिडी के जरिए पूरा किया जाएगा। श्री दानवे ने कहा कि वर्ष 2014-15 के दौरान खाद्य सब्सिडी के तहत 1,10,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें अब तक 93,894 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। बीते वर्ष 89,740.02 करोड़ रुपए खाद्य सब्सिडी के तौर पर आवंटित किए गए थे, जिसे इस वर्ष बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का फायदा सभी को मिल सके, इसे देखते हुए केंद्र सरकार का खाद्य सब्सिडी में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कृषि मंत्रालय ने दलहन के आयात को कम करने के लिए पहाड़ी राज्यों सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में दालों की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास तेज कर दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में भी दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। कृषि मंत्रालय ने दलहन के आयात को कम करने के लिए पहाड़ी राज्यों सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में दालों की खेती को बढ़ावा देने के प्रयास तेज कर दिए हैं।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने कहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में दालों की खेती करने के लिए किसानों को विशेष प्रोत्साहन दे रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में भी दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत 50% आवंटन दालों के उत्पादन की वृद्धि के लिए किया गया है, जिससे दालों की खेती को बढ़ावा दिया जा सके। श्री बालियान ने कहा कि दालों की कुल घरेलू मांग 2.2 करोड़ टन से अधिक है, जबकि पैदावार 1.8 करोड़ टन के आसपास है। इस अंतर को पूरा करने के लिए हर साल करीब 30 से 38 लाख टन दलहन का आयात किया जाता है, जिससे भारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। उन्होंने कहा कि इस रबी सीजन में 1.25 करोड़ टन दलहन फसलों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसान भाइयों, कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पूसा कृषि विज्ञान मेला 2015 इस साल 10 से 12 मार्च तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर नई दिल्ली के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और अत्याधुनिक जानकारी देने के लिए ख्याति प्राप्त भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली इस साल महत्वपूर्ण पूसा कृषि विज्ञान मेला 2015 10 से 12 मार्च तक आयोजित करने जा रहा है। संस्थान के अनुसार कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण इस 3 दिवसीय मेले की थीम समग्र विकास के लिए पूसा संस्थान की प्रौद्योगिकियां रखी गई हैं। इस बार मेले में संस्थान की ओर से खोजी गई आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन कर किसानों को इसकी जानकारी दी जाएगी। पूरे देश के किसानों के लिए मददगार इस मेले में करीब 250 स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जिससे किसानों को खाद, बीज सहित अन्य जानकारी दी जा सके। मेले को यादगार बनाने के लिए इसकी जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह करेंगे। मौसम में ठंडक का असर है, ऐसे में फसलों की समुचित देखभाल करना जरूरी है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी और मौसम के अनुसार किसानों के लिए कृषि सलाह। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के इलाकों में कोहरा छाए रहने की संभावना है। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बरसात होने की संभावना है। इसी तरह कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर के राज्यों एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में बरसात होने की उम्मीद है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे मटर की फसल में फली छेदक कीट तथा टमाटर की फसल में फल छेदक कीट की निगरानी के लिए फिरोमोन प्रपंच को 3 से 4 प्रपंच प्रति एकड़ की दर से लगाएं। यदि कीट अधिक हों तो बीटी नियमन का छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। तो खबरों का ये अंश तो समाप्त हुआ, लेकिन शुरू में मैंने आपसे एक पहेली पूछी थी, क्या आपने उसका जवाब खोज लिया? चलिए, जो लोग नहीं खोज पाए हम उसको बता देते हैं। कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, यानी नारियल। नारियल अपने आप में आज महत्वपूर्ण हो चुका है और निश्चित तौर पर जहां एक ओर उत्पादन बढ़ रहा है इसका, वहीं दूसरी ओर इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार भी मिल रहा है। जहां तक बाजार की बात है तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो केरल यानी लैंड ऑफ कोकोनट, कोकोनट यानी नारियल का एक देश कहा जा सकता है। और यहीं पर पिछले दिनों 18 नारियल उत्पादक देशों के लोग आकर के मिले और इन लोगों ने ये सोचा कि क्यों नहीं सब मिलकर के जो नारियल है उसके विकास की बात की जाए। और विकास की बात क्या की जाए, उसके लिए उत्पादकता बढ़ाई जाए, उसको कम खर्चे में उसकी फार्मिंग की जाए यानी खेती की जाए, साथ साथ उसका बाज़ार भी तलाशा जाए। ये सारी सोच लेते हुए कोच्चि में 51वीं एशिया एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक को हमने तो देखा, हमारी टीम ने भी देखा, अब आप क्यों अछूते रहें, आइए आप भी देखिए इसकी एक झलक। समुद्र तटीय जमीन पर
आकाश से बातें करते नारियल के ये पेड़ जहां हरियाली का पर्दा बन खड़े हुए हैं, तो वहीं क्षेत्र विशेष के लिए रोजगार का सहारा भी बन पड़े हैं। यही कारण है कि दुनिया के नारियल उत्पादक देश हाथ से हाथ मिला उसके उत्पादन की असीम संभावनाओं को तलाश रहे हैं। इसी सोच के साथ पिछले दिनों नारियल उत्पादक देशों की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था द एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी ने नारियल के घर केरल राज्य के प्रकृति की गोद में बसे शहर कोची में अपना 51वां आयोजन संपन्न किया। नारियल को समर्पित 2 से 5 फरवरी की अवधि के इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्घाटन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री मोहन भाई कल्याण जी भाई कुंदारिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। 51वीं एपीसीसी सत्र मंत्रियों स्तर बैठक आयोजित करने का अवसर हमने प्राप्त हुआ है। विश्व के विभिन्न नारियल उत्पादक देशों के विशिष्ट नेताओं की उपस्थिति में हमारे देश के किसानों के विकास में नारियल की महत्वपूर्ण भूमिका सुचारू कर रही है। विश्व में 1.24 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में नारियल का खेती की जाती है तथा विश्व का नारियल उत्पादन 70 से 72 अरब है। विश्व में 2 करोड़ से अधिक लोग अपने जीवन पर्याप्त के लिए नारियल पर निर्भर करते हैं। विश्व के अधिकतम नारियल उत्पादक देशों की तरह भारत में भी नारियल छोटे और सीमांत किसानों की फसल है। जब हम नीति निर्धारक नारियल पर विचार करते हैं तब हमारा लक्ष्य इन छोटे किसानों की प्रगति होनी चाहिए। नारियल पर अनुसंधान एवं विकास के लिए हमारे निरंतर प्रयासों के कारण पिछले 2 दशकों में खेती तथा उत्पादन प्रसंस्करण की टेक्नोलॉजी में काफ़ी सुधार आया है। इसलिए मेरे ख्याल में हमारे प्रयासों का लक्ष्य किसानों को अधिक आय प्राप्त होने के लिए हो रहा है। विश्व में 6 या 7 प्रमुख नारियल उत्पादक देश में अब समय आ गया है कि मुख्य नारियल उत्पादक देशों के किसान विकासशील देश के अल्प विकसित किसानों की मदद करें। जब सभी नारियल उत्पादक देश एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तभी प्रगति हासिल की जाती है। मैं यहाँ नारियल विकास बोर्ड की कुछ नई पहल का उल्लेख करता चाहता हूँ। इनमें महत्वपूर्ण यह है त्रिस्तरीय किसान उत्पादक संगठनों के जरूरी है छोटे और सीमांत किसानों का एकत्रीकरण। किसान पहला सत्र नारियल उत्पादक समिति है। उस समिति में 60 से 70 किसान की समूह होती है जिसमें अधिक 1 लाख नारियल के पेड़ होते हैं। शीर्ष सत्र पर 10 नारियल उत्पादक फेडरेशन मिलाकर नारियल उत्पादक कंपनी बनाई जाती है। प्रत्येक कंपनी में 15,000 किसान सदस्य होते हैं तथा कुल 10 लाख नारियल पेड़ होते हैं। यहाँ से आगे बढ़कर अब हमारे देश में 7,901 CPS और 646 फेडरेशन तथा 21 नारियल उत्पादक कंपनियां हैं। इस त्रिस्तरीय प्रणाली में 2.2 करोड़ नारियल पेड़ों के मालिक 4.15 लाख नारियल किसानों को एकत्रित किया गया है। अधिकतम नारियल उत्पादक कंपनियों अपने गहन के 1 साल एक अंदर ही नारियल निर्माण इकाई स्थापित कर रही है। मैं सुनिश्चित कह सकता हूं कि किसान उत्पादक संगठन नारियल के उत्पादन और उत्पादकता सुधारने, अच्छी रोपण सामग्रियों के उत्पादन में वृद्धि करने, उत्पादक का बेहतर उपयोगिता तथा मूल्यवर्धन के जरूरी विपणन एवं निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नारियल विकास बोर्ड ने पैक्स ए कोकोनट टी नीरा तकनीशन प्रशिक्षण कार्यक्रम
के जरूरी कई बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। नारियल क्षेत्र में बड़े पैमाने में ग्रीन कॉलर नौकरियां का सृजन संभव है। सरकार का मेक इन इंडिया अभियान किसान उत्पादन संगठनों को नारियल उत्पादकों से विश्व बाजार पर काबू करने के लिए अच्छा अवसर प्रदान कर रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पिछले दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में नारियल क्षेत्र में अच्छा विकास हासिल किया है। विश्व अर्थतंत्र व्यवस्था की मंदी में भी भारतीय निर्माण क्षेत्र ने सारा अन्य वृद्धि दर्शाई है। देश के जीडीपी में प्रमुख हिस्सा निर्यात का किया है। भारत में वर्ष 2013-14 में केर उत्तराखंड जो छोड़कर नारियल उत्पादक के निर्माण से प्राप्त मूल्य 1156 करोड़ रुपया है। मैं बेहद खुशी के साथ सुनिश्चित करता हूं कि नारियल निर्मात और अर्जित विदेशी मुद्रा 2012-13 में 2138 करोड़ रुपये से बढ़कर 2013-14 में 2632 करोड़ रुपया तक पहुंच गए हैं। इसलिए सशस्त्र सुनिश्चित रूप में अनुसंधानकर्ताओं, प्रकरण करने वालों, व्यापारियों तथा नीति निर्धारकों के लिए नारियल उत्पादकों से जुड़ी सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए खुला मंच साबित होगा और भारतीय उद्योग के लिए सुनहरा भविष्य प्रदान करेगा। मैं आशा रखता हूं कि ये कार्यक्रम सभी यामों में सफल होगा। इस अवसर पर भागीदारी नारियल उत्पादक 18 देशों के कृषि मंत्री, कृषि विशेषज्ञ, कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री संजीव चोपड़ा, नारियल विकास बोर्ड के चेयरमैन श्री टी.के. जोश, संस्था के प्रधान श्री एस. घोष आदि गणमान्य जन भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में एपीसीसी के चेयरमैन श्री चोपड़ा ने सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उनका मानना था कि आयोजन न केवल समसामयिक बल्कि आज की मांग भी है। नारियल आज पोषण, सुरक्षित रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की त्रिवेणी बन पड़ा है। आज एशिया पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी का 51 सेशन, जिसके अंदर मंत्री स्तर का सेशन भी है। आज भारत का सौभाग्य है कि आज हम यहाँ पे इस सेशन को होस्ट कर रहे हैं। अभी भारत इस 18 देशों का जो समूह है, जिसको एशिया पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी कहते हैं, और ये संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशलिस्ट बॉडी के हिसाब में जिसको माना जा रहा है, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे पास यहाँ 18 देशों से कृषि मंत्री या वो सब मंत्री जो कोकोनट विकास के साथ जुड़े हुए हैं, नारियल विकास के साथ जुड़े हैं, वो यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि ये गोष्ठी केरला में हो रही है। वो एक स्टेट है, केरला का अर्थ जो है वही नारियल से ही इसका अर्थ बना है। और आज जो यहाँ पे डिलिब्रेशंस हो रही हैं, जो डिस्कशन होगी, उसमें सब देश बताएंगे कि उन्होंने कोकोनट के क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट्स की हैं। और यहाँ पे कोशिश ये रहती है कि हम कोकोनट का, नारियल का हर स्वरूप, उसके रोपण सामग्री से लेके उसका जो बाहर का जो कॉयर है उसके ऊपर, उससे जो बाकी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन सब के ऊपर जो है वो चर्चा की जा सके। मूल जो एक विषय जो देखा गया है वो ये है, जो इस प्लांटेशन सेक्टर में जो फ़र्क है रबर से या कॉफ़ी से या चाय से, वो ये है कि नारियल का उत्पादन किसान खुद करते हैं, जबकि रबर का उत्पादन जो है या चाय का उत्पादन, कॉफ़ी का उत्पादन, ये बड़े बड़े समूह करते हैं, बड़े बड़े कंपनियां करती हैं। लेकिन ये जो नारियल का उत्पादन है, नारियल का उत्पादन किसानों द्वारा किया जाता है। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जितने भी देश नारियल के उत्पादन में लगे हुए हैं वो सब मिल बैठ के तय कर सकें कैसी नीतियाँ हों, कैसी टेक्नोलॉजी हो, कैसी पॉलिसीज़ हों, ताकि इसको हम और आगे बढ़ा सकें। इसमें जो तिलहन का एक क्षेत्र है सर, उसमें तिलहन की जो तिलहनी फसलें हैं वो तो हैं ही, लेकिन बागवानी का जो तेल है वो अपने आप में इसका कोकोनट का जो ऑयल है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है और चिकित्सीय दृष्टि से भी है। नहीं, वो तो है। आज ही जो एक जो इनाम जो यहाँ पे दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि एक हमारे जो बड़े वरिष्ठ साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च की है, जिससे ये पता लगा है कि नारियल का तेल जो है
इसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ये फ़ायदेमंद है। आज जो यहाँ पे एक और पॉलिसी जो अनाउंस की केरला के माननीय एक्साइज मिनिस्टर ने, वही है कि नीरा की प्रोडक्शन को 112 साल के बाद फिर से उसको इजाज़त दी गई है। तो इससे भी नारियल के जो किसान नारियल की खेती में लगे हुए हैं उनको उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र से संबंधित इस संस्था के झंडे तले 18 नारियल उत्पादक देशों के प्रतिनिधि आ खड़े हुए हैं। रोचक मुद्दा ये है कि इन देशों द्वारा विश्व के कुल नारियल उत्पादन का 90% अंश पैदा किया जाता है। गर्व का विषय है कि भारत की इसमें बड़ी भागीदारी है। नारियल उत्पादन में बढ़ोतरी, लागत में कमी, समेकित कृषि प्रणाली, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और उस पर रोजगार जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों को सामने रखते हुए इस संस्था के प्रयासों से ही नारियल उत्पादकों को प्रेरणा मिली और उन्होंने आदर्श प्रस्तुत कर दिखाया। ऐसे ही 2 सफल उत्पादक तमिलनाडु के श्री OVR सुंदरम और कर्नाटक के श्री विजय कुमार को नारियल उत्पादन की दिशा में विशिष्ट तकनीक और उत्पादन बढ़ोतरी के लिए सम्मानित भी किया गया। सुंदरम जी को ये पुरस्कार उनके प्रति क्षेत्र में अधिक से अधिक कोकोनट यानी नारियल के पौध लेने के लिए है। साथ साथ उन्होंने एक मिलवा खेती की भी शुरुआत की कि न केवल नारियल बल्कि उसके साथ अन्य फसलों को भी लिया जाए तो विविधतापूर्ण कार्य होगा। और इस दिशा में वो बताते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से उनको विशेष योगदान मिला और आज इस स्तर पर पहुँचे कि उनकी उपलब्धियों के लिए APCC द्वारा उनको पुरस्कृत किया गया। In 1960 I started cultivating coconuts in my farm. And at that time, the state average was 65 nuts per palm per year. Today, in my son-in-law's farm, we have got about 3,000 palms and we are producing about 250 nuts per palm per year. 70 to 250, it is almost 4-folds. It is because of using all technologies available. And in this context, the Coconut Development Board and all other universities and research stations, they have helped me and we have put into practice all the things. Even though the country was reeling under ureophyte mite disease, we didn't have any disease. It is not a magic, it is only purely because of our work. Now, only thing I expect from my fellow farmers is, it is not at all an Herculean task to produce 3 times, 4 times, 5 times. It is possible, only they have to make their will. I think that is the reason why today I am being honored with improvement technologies and all. And now the average farm produces about 8 lakh nuts as against about 1.5 or 2 lakh nuts. जहां एक और नारियल अपने आप में संपूर्ण खाद्य है तो वहीं इसके उत्पाद भी पोषण से भरपूर हैं। नारियल विकास बोर्ड के प्रमुख श्री सुगति घोष का कहना इस तरह से था। नारियल विकास बोर्ड कृषि मंत्रालय के साथ काम करती है। नारियल विकास बोर्ड में हम नारियल किसानों के लिए बहुत सारे योजनाएं लागू करते हैं। ये योजनाएं 2 प्रकार के हैं। एक है कृषि भित्तिक नारियल चाष, नारियल का कल्टीवेशन के लिए, और एक है नारियल का टेक्नोलॉजी के लिए। नारियल चाष के लिए, नारियल कल्टीवेशन के लिए हम जो काम करते हैं उसमें योजनाएं हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट, रिप्लांटिंग रेजुविनेशन मतलब काट के फिर नया गाछ लगाना, नया पौधा लगाना, फिर एरिया एक्सपेंशन स्कीम मतलब क्षेत्र विस्तार योजना, और नारियल का हमारा डेमोन्स्ट्रेशन फार्म सेटअप करना, हमारा पौधे के नारियल के गुणवत्तामूलक पौधा उत्पादन के लिए हमारे 2 स्कीम्स हैं। एक है छोटे किसानों के लिए जो पौधा उत्पन्न करते हैं, और एक बड़े किसानों के लिए जो 4 हेक्टेयर जगह में कर सकते हैं। उन नारियल को पूर्णता समर्पित ये अंतर्राष्ट्रीय आयोजन नारियल उत्पादन और उसके विशेष पहलुओं से तो जुड़ा ही था, विश्व स्तर पर आपसी सहयोग की एक ऐसी मिसाल थी
जो मसलों से बाहर निकल नारियल विकास और नारियल उत्पादकों के हित के प्रचंड सूर्य की किरणों को समेटे हुए थी। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। क्योंकि अब समय इशारा कर रहा है तो हम इसी के साथ अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको कल के कार्यक्रमों की झलक भी बता देते हैं। कल के कार्यक्रम में यहाँ एक और खोज खबर यानी खबरें खेती की तो होगी ही, साथ साथ मंडी भाव और मौसम का हाल भी होगा। लेकिन कल का दिन आपके लिए और भी खास है क्योंकि कल होगी चिट्ठी पत्री। तो इसी के साथ हम अपना ये कार्यक्रम संपन्न करते हैं। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।